आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज आई है आपको? जी जी। नमस्कार। किसको देख के मुस्कुरा रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। और जैसे आप सबको मालूम होगा मेरे फिगर कि अभी कोरोना पॉजिटिव जो आया अभी तक वो 1535, उसमें 205 लोग ठीक हो चुके हैं और 97 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और सैंपल जो कलेक्ट किए गए हैं वो 57,290 ये फिगर मोटे रूप में है। और हमने जो रैपिड टेस्ट शुरू किए थे और उसके अलावा जो बैकलॉग हो गया था यहाँ पर पीसीआर टेस्ट का, तो 4,000 टेस्ट भेजे गए दिल्ली। उसके 2,000 के परिणाम आ गए अभी और उसमें सिर्फ 69 आए पॉजिटिव आए, लेस देन 3% है ये। इसके माने है कि जो बाकी 2,000 हैं वो भी शायद इसी के इर्द गिर्द आएंगे। तो जो आशंका थी कि पता नहीं इतनी बड़ी संख्या में जो पीसीआर टेस्ट हुए कितनी बड़ी तादाद में नंबर आएंगे पॉजिटिव केस के, वो आशंका खत्म हो गई। ये एक अच्छी बात है। दूसरा जो स्थिति बना रखी है यहाँ पर, कोटा जो है, कोटा के जो छात्र पढ़ते थे वहाँ पर, फॉर्चुनेटली चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ होम सेक्रेटरी से बात करके कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि वो लोग मैंने कल भी कहा आपको कि कम उम्र के छात्र हैं, 16 से 22-23 तक के, तो बहुत ज़्यादा ही विचलित हो रहे थे। वो घरों में किराए के मकान में रहते थे। तो सक्सेसफुली सीएस ने बात करके ये एग्री करवाया भारत सरकार को कि इनको अलाउ करना चाहिए। लॉकडाउन के अंतर्गत जो इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है उसके बावजूद भी। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एग्री किया। उसके कारण से यूपी सरकार ले गई अपने छात्रों को, उत्तराखंड वाले ले गए, अब मध्य प्रदेश एग्री हो गए हैं और छत्तीसगढ़ भी एग्री हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से आज मेरी बात हुई है सुबह, ममता बनर्जी से, उनको हमने कन्वे कर दिया है। आसाम के मुख्यमंत्री से बात हुई थी परसों, फिर कल उनके मंत्री का फ़ोन आ गया, वो अपनी टीम भेज रहे हैं, आज पहुंच जाएगी वो लेने के लिए, वो सारे बच्चों को ले जाएंगी। इस प्रकार से बंगाल, आसाम, गुजरात भी एग्री हो गया है। तो आसाम, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तमाम करीब करीब एग्री हो गए हैं। और 4,000 बच्चे हमारे राजस्थान के अपने हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई है, जाने लग गए हैं कोटा से और वो लोग भी चले जाएंगे। तो एक कोटा का जो चैप्टर था वो हो गया, समाप्त हो गया। अब बात आती है श्रमिकों की। और जब से मैंने कल आपको डिटेल में बताया था, आज मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा है, सुबह फ़ोन पे बात हुई मेरी उनसे, तो मैंने उनको कहा है कि आप राजस्थान को अलग ढंग से ट्रीट करें। जैसा मैंने कल आप मीडिया साथियों से मैंने कहा था कि जिस रूप में राजस्थान के प्रवासी रहते हैं देश भर के अंदर, चाहे वो आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी राज्यों में, महाराष्ट्र के अंदर, सब जगह, गुजरात में भी, वो व्यापारी भी हैं, छोटे बड़े दुकानदार भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं, कुछ नौकरी करते हैं दुकानों पर, कर्मचारी हैं, वो तमाम लाखों की तादाद के अंदर। वो किसी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं जो राजस्थान के प्रवासियों की है। कई लोग जो 50 साल पहले गए हुए हैं, मान लीजिए परिवार, उससे ज़्यादा लंबे अरसे से गए हुए हैं, वो भी
बराबर अकाल में, सूखे के वक्त में राजस्थान आते रहते हैं। सुख में दुख में हमेशा वो राजस्थान के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए उनका लिंक बना हुआ, बॉन्ड बना हुआ राजस्थान के साथ में। हमने जब इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव किया था, आपको याद होगा 20 साल पहले, तब इस थीम को लेके किया था कि उनका बॉन्ड मजबूत बना रहे। वो बॉन्ड मजबूत बना हुआ है, इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी चिंता करें। और वो लोग वहाँ पर इस कदर दुखी हैं, वो चाहते हैं हमें एक बार अपने गांव जाना है, क्योंकि सबका भविष्य अनिश्चितता महसूस करने लगे। पता नहीं भविष्य क्या होगा, ये महामारी क्या प्रकोप का रूप लेगी, ये अगर यहाँ रह के पता नहीं लंबा चलेगा, आपका लॉकडाउन लंबा चलेगा, महामारी खत्म होकर वापस आ सकती है। तो एक बार उनके दिलों में आ गया कि हमें राजस्थान जाना है गाँव के अंदर। और भारत सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समझा चुका हूँ, पत्र लिख चुका हूँ, मीडिया के साथियों के माध्यम से कन्वे कर चुका हूँ, और आज गृह मंत्री जी को खुद को मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज अधिकारी से बात करके कल आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कल जवाब आएगा उनका तो सकारात्मक आना चाहिए। इस रूप में मैं चाहता हूँ राजस्थानी प्रवासी लोग तकलीफ में नहीं रहें, मानसिक वेदना भुगतनी पड़ रही है, चिंता में है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। और जब आएंगे तो हम चाहेंगे कि उस तरीके से व्यवस्था करें जिससे कि उनको तकलीफ नहीं हो, रास्ते के अंदर भी और बॉर्डर पे भी। बॉर्डर पे व्यवस्था ऐसी करेंगे जिससे कि एक साथ में इतनी भीड़ नहीं आ जाए कि उनको यहाँ पर आप चेक भी करो, फिर उनको आगे भेजो गाँव तक, तकलीफ आएगी। तो उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। वो तमाम व्यवस्था करने की जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है और वो बखूबी इसको निभाएगी। शर्त ये कि भारत सरकार उसको एग्री करे। तीसरी बात है, राजस्थान के अंदर मैंने देखा है, जहाँ जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह एक शिकायत है, गेहूं की शिकायत है। राशन की दुकानों पे गेहूं पूरा मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो गेहूं राजस्थान को अलॉट है फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से, वो 53% शहरों के लिए और 69% गाँव के लिए। हमारे यहाँ 50 लाख लोगों का अलग ज़्यादा नाम लिखे हुए राजस्थान के अंदर पहले से ही। गेहूँ आता है कम, पहले लोग गेहूँ उठाते नहीं थे। अब जब कोरोना की स्थिति बनी है उसके बाद में गेहूँ की उठाव ज़्यादा हो गया है, तो जो गेहूँ मिलता है भारत सरकार से वो भी पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, कम पड़ता है। ये बड़ी एक चुनौती हमारे सामने है। हम चाहते हैं भारत सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से जितने एक्सपर्ट हैं देश के अंदर, इकोनॉमिस्ट हैं, वो लिख रहे हैं कि गेहूं के गोदाम भरे पड़े हैं केंद्र के पास में, रबी की फसल के बाद में अब गेहूं और आने लग जाएगा, तो भारत सरकार को चाहिए कि उसका पूरा उपयोग करे और कोई व्यक्ति गेहूं से वंचित नहीं रहे, खाने से वंचित नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि इस बात को भारत सरकार को बहुत ही लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सब जगह शिकायत एक ही आती है। बाकी जो राजस्थान सरकार ने व्यवस्थाएं करी है सभी तरह से, स्वास्थ्य सेवाओं में, कर्फ्यू को मेंटेन करवाने के अंदर, क्वारंटाइन के लगा रखने के लिए, होम क्वारंटाइन हो चाहे वो सरकारी क्वारंटाइन हो, अस्पतालों को चिन्हित करने के अंदर, अस्पतालों में आईसीयू के वार्ड बढ़ाने के अंदर, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के अंदर, पीपीई किट बढ़ाने के अंदर और कैपेसिटी बढ़ाने के अंदर लैब की। कहाँ तुम पूना और दिल्ली जाते थे, कहाँ हम लोग भी 4800 से ज़्यादा तो हम लोग करने लगे यहाँ पर टेस्टिंग, और बहुत जल्दी और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी। ये व्यवस्था हमने कर दी है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में हम चाहेंगे लैब लगे, वो काम भी हमारा शुरू है। इस प्रकार से जो लॉकडाउन हुआ है उसके अंतर्गत हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार सबसे आगे है देश के अंदर, सबसे आगे है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, हमने कोई कमी रखी नहीं है। उन राज्यों में हमारे जो अग्रिम होंगे राज्य के देश के अंदर, जो अच्छा मेंटेनेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से हमने दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री
निरोगी राजस्थान का अभियान चला रखा था, तो हमें आराम हो गया ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी मुकाबला करने के लिए। और पहले भी हमने जो स्वाइन फ्लू आया था तब भी आपको मालूम है कि राजस्थान ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। तो ये स्थिति आज बनी हुई है। हम भारत सरकार से दो ही बातें कहना चाहते हैं। एक तो गेहूं के बारे में उनको आगे आके इसके बारे में फैसला करना चाहिए, और दूसरा जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनका फैसला करना चाहिए। उनको सब राज्यों में जो श्रमिक फंसे पड़े हैं, तकलीफ उनको भी है, उनका फैसले साथ होना चाहिए, जिससे कि सारे श्रमिक चाहे संख्या कम हो ज़्यादा हो, यूपी हो चाहे बिहार के हों चाहे वो किसी राज्य के हों, राजस्थान में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। इन तमाम श्रमिकों को सबको एक बार मौका देना चाहिए, जिससे कि बाद में लॉकडाउन आगे बढ़ भी जाता है, मान लीजिए, क्या गारंटी 3 तारीख बाद में आगे नहीं बढ़ेगा? उस केस के अंदर कम से कम वो लोग एक बार घर चले जाएंगे, बाद में लॉकडाउन खुलेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, दुकानों की, उद्यमियों की, इंडस्ट्रीज की, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएंगे वो लोग। उनको काम करना है, मजदूरी करनी है। अगर आप ऐसी परेशानी में उनको रखेंगे, मानसिक वेदना में रखेंगे और आप लॉकडाउन खोल भी दोगे, तो मेरा मानना है कि वो उस रूप में काम करने में सक्षम नहीं होंगे जो आप उम्मीद कर रहे हो कि इंडस्ट्री सेक्टर खुल जाए, सब मजदूर काम करने लग जाए। वो स्थिति में है ही नहीं। मानसिक रूप से वो टूट चुके हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं। ये समझने की कोशिश हमें सबको करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार मजदूरों की बात कर रहा हूँ, गेहूं की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके गरीब तबके, माइग्रेंट मजदूर और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से परिपूर्ण इस उद्बोधन के लिए मैं आज हमारे मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ परिचर्चा में है अजय शर्मा जी न्यूज़ नेशन से, हर्षा कुमारी सिंह जी एनडीटीवी से, गोपाल शर्मा जी महानगर टाइम्स से, अनिल लोढ़ा जी A1 टीवी से, मनीष गोधा जी नई दुनिया से, वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ समाचार जगत से, संदीप दहिया जी पीटीआई से, राजेश असनानी जी न्यू इंडियन एक्सप्रेस से, राकेश जोशी जी ANI से, शशि मोहन शर्मा जी जी न्यूज से और विशाल बैरिस्टो डीडी न्यूज से। मैं पहले अजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि सर के समक्ष अपना प्रश्न रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब हेलो, पहुंच रही है आवाज? आ रही, बोलिए आप। यस प्लीज। सर, वैश्विक महामारी के दौर में शायद आप देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो रोजाना मीडिया से रूबरू हो रहे हो, और एक डायलॉग जो दोनों तरफ का चल रहा है ये हो रहा है। वरना आमतौर पर सरकारें प्रेस नोट जारी कर देती हैं और उसी को छाप दिया जाता है, उसी को बता दिया जाता है। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये मिल रहा है कि डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लोगों के सामने नहीं जा रहे हैं। दूसरा, एक मीडिया तोड़ के तथ्य नहीं जा रहे। दूसरा, मीडिया जो चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, उसकी भूमिका भी सही ढंग से अदा हो रही है कि हम आपके और जनता के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं। हम जो वास्तविकता है आपके आगे रखते हैं और आप भी पूरे उसके दमखम के वीरता के साथ उसका जवाब देते हो, और उससे लोगों की समस्याएं सुलझ रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। आपको मैं बता दूं कि सर, जब भी इतिहास लिखा जाएगा कोविड-19 का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान का नाम उसमें गर्व से लिया जाएगा। इसके पीछे आपकी स्टेट हो सकती है, आपकी विजन हो सकता है, आपकी सीएमशिप हो सकती है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकती है, लेकिन राजस्थान आज हर चीज का अग्रणी बना हुआ है। अब सबसे बड़ी जो अपना जिस सवाल पर आ रहा था कि NRI और प्रवासी राजस्थान, ये बहुत बड़े इशू थे जिसके लिए आपने आज होम मिनिस्टर से बात भी की है, लेकिन आपने एक राजस्थान फाउंडेशन भी बना रखी है, और राजस्थान फाउंडेशन भी शायद इस दिशा में कुछ काम कर रही है। तो NRI के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग विदेशों में हैं। तो उनको पता लगा था कि यहाँ के जैन समाज के और ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं
जैन और ब्राह्मण समाज के लोग मांसाहार खाने पर मजबूर हो रहे हैं विदेशों में। तो ऐसे लोगों को क्या इनको कुछ लीफ देने की बात चल रही है? और प्रवासी राजस्थान वाली समस्या कब तक सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि हर आदमी जो भी बाहर चाहे नौकरी के लिए गया हो, चाहे व्यापार के लिए गया हो, चाहे व्यवसाय के लिए गया हो, वो आज दुखी है कि अपने वतन से, अपने प्रदेश से दूर है। देखिए, आपने जो एनआरए की बात की और प्रवासियों की बात की, उसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। राजस्थान फाउंडेशन भी काम कर रहा है, हमारे 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट लगे हुए हैं इस काम में, और राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर वो भी साथ जुड़े हुए हैं। सब मिलकर एनआरए के बारे में और प्रवासियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। सवाल ये, जब तक आवागमन अलाउ नहीं होगा देश के अंदर भारत सरकार द्वारा, तब तक संभव नहीं है हम उनको ला सकें यहाँ पर। उनकी समस्या यहाँ आने की है, बाकी छोटी बड़ी समस्या है, उसके लिए हमने इंतजाम कर रखे हैं। तब तमाम मुख्यमंत्री महोदयों को पत्र लिखे जा चुके हैं, अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। मुख्य समस्या जो है वो है यहाँ आने की, जिसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद अजय जी। मैं हर्षा कुमारी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना कंसर्न रखें। सर गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी मार्केट एक तरह से इट्स नॉट अ फ्री मार्केट, ओपन मार्केट नहीं है, तो ऐसे में जो आपने भी गेहूं की बात रखी है, तो प्रोक्योरमेंट की मोडालिटीज क्या रहेगी और आप कैसे इंश्योर करेंगे कि फार्मर्स को इस स्थिति में एमएसपी के बिलो उनको बेचने पे मजबूर नहीं हो, क्योंकि अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक ओपन मार्केट नहीं है। देखिए, 16 अप्रैल से एमएसपी पे गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है कोटा के अंदर, कोटा संभाग के अंदर, और 25 अप्रैल से तमाम कलेक्टर्स को कहा हुआ है कि आप शुरू कीजिए, और यथासंभव पहले भी शुरू कर सकते हैं। खरीद के केंद्र पहले 204 थे, अब 322 कर दिए गए हैं। राजफेड, तिलम संघ और एफसीआई के माध्यम से खरीद की जाएगी, और 120 लाख टन यहाँ पे उत्पादन होने की संभावना है, और 17 लाख टन का एमएसपी का प्रोविजन किया गया, भारत सरकार द्वारा फिक्स किया गया है। और शेष फसल जो है उसकी बिक्री बाजार में होती है। जहाँ तक आपने कहा कि खरीदारी जो है उसमें कई बार एमएसपी से कम दाम में खरीदारी होती है, उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। उसकी क्वालिटी क्या है, एफएक्यू क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो भी देखी जाती है एमएसपी खरीदारी में भी और प्राइवेट खरीदारी के अंदर भी। और उसी ढंग से मार्केट फोर्सेज काम करती है। इसके लिए मार्केट फोर्सेज काम करती है। सरकार एमएसपी पे खरीदारी इसलिए करती है कि उसके भाव जो है नीचे नहीं जाए, पर फिर भी आप जो कह रही है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, कई बार नीचे जाते हैं। सरकार प्रयास करेगी इस रूप में खरीदारी करे जिससे कि ये नौबत नहीं आए, किसान को पूरे दाम मिल सके, यही बात है। थैंक यू सर, धन्यवाद हर्षा कुमारी जी। मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता हूं गोपाल शर्मा जी महानगर टाइम्स से कि अपनी बात रखें। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। आप सबसे सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, और राजस्थान भी इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन से बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से। ऐसी स्थिति में हमने भीलवाड़ा मॉडल भी देखा है और जयपुर का मॉडल आंखों से देख रहे हैं। आपको अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य की दृष्टि से कब तक उम्मीद है कि राजस्थान पटरी पर वापस लौट आएगा? और इससे जुड़ा हुआ ही है कि हमको क्या कुछ खोना पड़ेगा, क्या लग रहा है, हम किसके लिए जनता तैयार रहे? देखिए, ये 2 चैलेंज सामने हैं, हेल्थ को लेके और अर्थव्यवस्था को लेके। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। किसी व्यक्ति की जान नहीं जाए प्रदेश के अंदर, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार का है, ये प्रयास कर रही है।
और अभी तक के जो प्रयास आप देख रहे हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि डिटेल में काफ़ी आ चुके हैं, किस प्रकार की व्यवस्था हमने कर रखी है। परंतु इस पर कोई दो राय नहीं कि ऐसे अवसर के अंदर हम चाहेंगे कि किस प्रकार और ज़्यादा मजबूत हो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का। ये हमारा प्रयास है और उसमें हम अवश्य कामयाब होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ पहले से ही था। दवाएं फ्री या टेस्ट फ्री या निरोगी राजस्थान, और ज़्यादा कोरोना ने हमें चैलेंज दे दिया है और ज़्यादा मजबूती से हम चाहेंगे कि हेल्थ सर्विसेज गांव-गांव में पूरे प्रदेश के अंदर मजबूत बने, चाहे सब सेंटर हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो। पूरी तरह हम चाहेंगे हेल्थ के अंदर हम इस रूप में अपने आप को मजबूत कर लें। वो काम तो अभी से शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब जल्दी काम पूरा हो पाएगा या एक वक्त हो पाएगा। बाकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर आपने कहा है कि वो कब तक पट्टी पे आएगी, ये डिपेंड करता है भारत सरकार की अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि भारत सरकार ही सक्षम होती है राज्यों को इमदाद देने में, हेल्प करने के अंदर, और हर राज्य सरकारें अभी तकलीफ के अंदर है। क्योंकि मैंने कहा इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद में राज्य सरकारें पहले से संकट में थी, कोई कम थी कोई ज़्यादा थी। 14 राज्य ऐसे देश के अंदर जो वेज एंड मीन्स के कैटेगरी में जा चुके हैं आरबीआई के पास में, 4 राज्य ऐसे जो ओवरड्राफ्ट में जा चुके हैं। राजस्थान अभी तक दोनों से बचा हुआ है सौभाग्य से, पर संकट में वो भी आ सकता है। हम लोग चाहते हैं अच्छा वित्तीय प्रबंधन करें, केंद्र के अच्छे पैकेज मिल जाए मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, एमएसएमई के लिए, जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए, और इंडस्ट्री के लिए कैसे उनको लोनिंग मिल सके, किस प्रकार बैंकों का सहयोग मिले उनको, क्योंकि कई लोग तो सक्षम होते हैं, कई लोग सक्षम नहीं होते हैं, डिपेंड करते हैं, कर्जे पर डिपेंड करते हैं। अगर इकोनॉमी को पट्टी में लाना है तो मैं समझता हूँ कि चहुमुखी विकास की बात करते हैं तो चहुमुखी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत हो, उस दिशा में पैकेज मिलने चाहिए केंद्र से, और मैं उम्मीद करता हूँ वो जरूर एक्सरसाइज कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तभी देश बचेगा, इंडस्ट्री बचेगी, व्यापार बचेगा, तो ही वापस रेवेन्यू आएगी सरकारों के पास में, चाहे जीएसटी के माध्यम से आओ, चाहे सीएसटी के माध्यम से आओ, जो कैसे आओ। ये गाड़ी में पट्टी लाने वाली बात आपने कहा है, तो इसीलिए है हम चाहेंगे कि, पर इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो झटका लगा है देश को, पूरे विश्व को, उस झटके से पूरा विश्व, पूरा मुल्क संभलेगा। एक दूसरे के सहयोग की भावना पैदा हुई है दुनिया के अंदर इस चैलेंज, कोरोना के चैलेंज से, उससे बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, राज्यों के अंदर भी, देशवासियों के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर सब मिलकर के ये समस्या है, ये चैलेंज है, उससे हम इसे पार पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू शर्मा साहब, आपके प्रश्न का बहुत ही विस्तार से सर ने उत्तर दिया। मैं अब अनिल लोढ़ा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने सरोकारों को सामने रखें। आवाज नहीं आ रही। अनिल लोढ़ा जी, आवाज आ। एक मिनट। नमस्कार। नमस्कार जी, एक सवाल तो ये है कि क्या एमएलए लेड फंड को आप कोरोना में लड़ाई के लिए काम में लेने जा रहे हैं? एमएलए लेड फंड को क्या आप कोरोना में लड़ाई में शामिल करने जा रहे हैं? दूसरा ये कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आपकी सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है, दूरदर्शन से टाइम मांगा पढ़ाने के लिए। आवाज आ रही है? आ रही। यस प्लीज। आपने प्रकाश जावड़ेकर जी को एक चिट्ठी लिखी है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान बचाने के लिए सरकार उनको दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाना चाहती है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ने उसका कोई जवाब दिया है या आपकी अन्य चैनलों के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई जारी रखवाने की कोई योजना है? देखिए, शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, उसका जवाब अभी कोई आया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा सुझाव दिया उन्होंने कि किस प्रकार से दूरदर्शन का उपयोग किया जाए। और अगर जब लॉकडाउन, तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है देश के अंदर, अगर लॉकडाउन के दरमियान भी दूरदर्शन का उपयोग शिक्षा के लिए नहीं होगा तो फिर कब होगा? ये सरकार को सोचने की बात है।
सरकार की प्रायोरिटी मैं समझता हूँ दूरदर्शन के स्लॉट बहुत लंबे चौड़े हैं, 24 घंटे चलता है, आराम से वो इस सुझाव को मान सकते हैं और उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये उस पीढ़ी का सवाल है जो पीढ़ी कल का देश का भविष्य है, छात्रों पर निर्भर करता है, युवा पीढ़ी में निर्भर करता है। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार को शीघ्र ही फैसला करना चाहिए और ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए राज्यों को घर बैठे हुए बच्चे छात्र दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और मैं समझता हूँ आकाशवाणी दूरदर्शन का अच्छा उपयोग राज्यों को मिल सकता है, शिक्षा विभाग को मिल सकता है। दूसरा, आपने जो कहा है एमएलए फंड की बात, केंद्र सरकार ने उसको 2 साल के लिए उसको समाप्त किया है। अभी मेरी कोई योजना नहीं है कि हम उसको कोई समाप्त करें, पर इसके विचार चल रहा है कि 2 साल जो फंड मिलता है एमएलए को, उसको हम लोग कैसे कोविड से लड़ने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगाएं। इस पे विचार विमर्श चल रहा है कि इस पैसे का उपयोग अगर कोविड के कारण से जो चैलेंज मिला हम लोगों को, उसी बहाने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पूरे राजस्थान का, हर एमएलए को ये प्रायोरिटी दी जाए कि वो अपने क्षेत्र के अंदर किस प्रकार हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। अभी फैसला नहीं किया है, पर समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है, ना इसका इरादा है और ना इसका इरादा कोई नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं अब नई दुनिया से मनीष गोधा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना सवाल रखें। नमस्कार सर। इस कोरोना संकट में जो सबसे ज्यादा चिंतित हो रहे हैं इस समय वो बेरोजगार युवा हैं जो सरकारी भर्तियां कर रहे हैं, और बहुत सारी सरकारी भर्तियां जो आपने घोषित की थी वो अटकी हुई हैं। तो में हम क्या कोई इनको भरोसा देने की स्थिति में है कि कब तक उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा या समय पर हो जाएंगी भर्तियां, उसको लेकर? देखिए, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, आरपीएससी को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सबको कहा गया है ये सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से जो भर्ती निकाली जा चुकी है उन पे तमाम कार्रवाई इस प्रकार से हो जिससे कि लॉकआउट खत्म होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ सके और नौकरियां टाइम पे लग सके। फिर भी मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत विलम्ब संभव है, तो हम चाहेंगे कि वो विलम्ब समाप्त कैसे हो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद मनीष गोधा जी। मैं समाचार जगत से वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, और अभी जिस तरह से कोरोना में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों में फीस समाप्त की है, क्या आप ये कदम उठाना चाहेंगे और एक बहुत बड़ी राहत होगी? मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारे सामने बेरोजगारी और राशन की बड़ी जबरदस्त किल्लत रहेगी। सरकार का ऐसा कोई प्लान है जिससे निपटने के लिए किस तरह का व्यवस्था करेगी? क्योंकि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से बेरोजगारी फैलेगी और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों को राशन की बड़ी भारी समस्या आ जाएगी, ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, एक तो लॉकडाउन की अवधि के अंदर फीस का ना तक सवाल है। अभी हमने कहा 3 महीने डेफर करवाया उसको। हर राज्य का अलग मॉडल होता है। राजस्थान के अंदर हमने अभी 3 महीने फीस डेफर करवाई है, क्योंकि स्कूलें कई तरह की होती है, प्राइवेट स्कूल भी कई इतनी सक्षम होती है जो बर्दाश्त कर सकती है, कई सक्षम नहीं होती, बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो स्कूल अगर ऐसी स्थिति में आ जाए वो टीचर को निकालने लग जाए खर्चा बचाने के लिए, वो भी उचित नहीं है। स्कूल चलती रहे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई विघ्न नहीं पड़े लॉकडाउन के बाद में भी, वो सुनिश्चित करने का काम इस सरकार का है।
अभी हमने जून तक की परमिशन दी है और टीसी किसी की कटेगी नहीं और ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं कोई कर पाएगा किसी को भी। इसके मायने अपना आप ये हो गया कि जो फीस देने की स्थिति में नहीं है उसकी भी टीसी नहीं कटेगी, ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं कर पाएगा कोई स्कूल। उस पर कोई शिकायत आएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और 3 महीने आते आते सोचेंगे आगे क्या सोच सकते हैं, फीस माफ करने की स्थिति में है अथवा नहीं है, या कोई योजना बनती है वो उस वक्त बताई जाएगी। दूसरा आपने कहा कि जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तब क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि बेरोजगारी और वो तो आप जानते हो कि पूरे मुल्क में जो अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है। फिर भी हमने ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी हमने जो व्यवस्था कर रखी है राजस्थान के अंदर, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये तो हमारा संकल्प है सरकार का कि अंतिम व्यक्ति को कैसे राहत मिले, उसके ऊपर हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। क्योंकि मजदूरों को बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना, बेसहारा लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों को, हर उस व्यक्ति को जिसके कोई सहारा नहीं है, उस सबको हमने जिनके खाते थे उनको 2,500 रुपये खाते में डाल दिए, वरना कैश दिए गए हैं। 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूँ फ्री दिया गया है। इस प्रकार से हमने ये प्रयास किया कि ऐसे संकट के वक्त में उसके पास परचेजिंग पावर रहे और वो अपना काम चला सके। आगे भी मैं समझता हूँ कि उनको जो खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं वो तो दिए जा रहे हैं भामाशाहों द्वारा और सोशल वर्कर्स द्वारा, पर सूखी सामग्री भी दी जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा। तो आगे आने वाले वक्त में आप निश्चिंत रहें, सरकार की जिम्मेवारी है कि जब तक गाड़ी पटरी पे नहीं आए तब तक हम कैसे इन तमाम तबकों को, बल्कि आपको शायद जानकारी होगी, मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों ने, मेरे ख्याल से पूरे देश में पहला राज्य हुआ राजस्थान जिसने एक सर्वे करवाया है पूरे प्रदेश के अंदर गाँव का और शहरों का, डेस्टिट्यूट लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। उस पर सब कैटेगरी आती जो मैंने भी आपको बताई थी, जिनका कहीं नाम नहीं है, ना पेंशन में है ना और कई जगह नाम है। उस सर्वे के आधार पर हम चाहेंगे कि उनको तकलीफ के वक्त में भी, अभी भी और लॉकआउट खत्म होने के बाद में भी उनको ट्रैकिंग करके उनको सहायता पहुँचे, चाहे कैश में चाहे काइंड में, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके आराम से। और ये तब तक रहेगा जब तक कि गाड़ी पूरी तरह पटरी पे नहीं आ जाती है। ये सरकार का संकल्प है, हमारा टारगेट ग्रुप वही है, उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी अलग समस्याएं होती है, लोअर मिडिल क्लास हैं उनकी अलग तरह की समस्या हैं। उसको हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से लोअर मिडिल क्लास का भी ध्यान सरकार रखे। तमाम बातें डिपेंड करेगी किस प्रकार लॉकआउट खुल करके दुकानें खुलने लग जाए, कोरोना के मरीज आना बंद हो जाए, रेगुलर लाइफ पहले की तरह शुरू हो जाए। उसके बाद में हम लोगों को 24/7 और काम करना पड़ेगा मजबूती के साथ में, जिससे कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, वित्तीय प्रबंधन शानदार हो और स्वास्थ्य सेवाएं मैंने कह दिया आपको कि हम लोग और चाहेंगे मजबूत करें, जिससे कि फ्यूचर में कभी तकलीफ नहीं हो। इस पर तब काम करेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं अब पीटीआई के श्री संदीप दहिया जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। सर मेरा सवाल एजुकेशन से रिलेटेड था। अभी क्या सरकार का विचार है कि जो कम से कम छोटे बच्चे हैं जो अगला सेशन स्टार्ट होगा तो उनके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार को लिया है ताकि उनके लिए भी घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए बजाय क्लासरूम एजुकेशन। देखिए, ये तो जुलाई की बात बहुत लंबी कर दी आपने। अभी तो अप्रैल चल रहा है, हो सकता है उसके पहले स्थिति सामान्य हो जाए, लॉकडाउन भी खुल जाए, मरीज आना बंद हो जाए और जो मरीज है वो ठीक हो जाए। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और बाकी आप निश्चित रहो कि जो स्कूल या कॉलेज जो भी हैं उसमें मैंने पहले भी आपको कहा किस प्रकार से हम लोग चाहेंगे कि तकलीफ भी नहीं हो और ये हॉट स्पॉट जो बने हुए हैं यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर
और इसका तरीका ही हो सकता है कि जो हमने कहा कि आपको जैसे अभी दूरदर्शन की बात हो रही थी, उसी प्रकार से ऑनलाइन कैसे वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, किस प्रकार वो अपना जो ये समय बर्बाद हो रहा है पढ़ाई का, उसके एवज के अंदर उनको सुविधाएं मिल सके, इस पर भी हम वर्कआउट करेंगे। हम चाहेंगे कि राजस्थान में जहाँ तक संभव हो छात्रों को, युवाओं को तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस से राजेश असनानी जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कोरोना के संकट से निपटने के लिए राजस्थान ने केंद्र से कई मांगे की हैं। क्या राजस्थान को कुछ मिला है? और जिस तरह राज्यों के आर्थिक हालात हैं, जो आपने अभी डिटेल में बताया, खुद के बूते खड़ा होना मुश्किल हो रहा है राज्यों के लिए। और एक ये परसेप्शन भी है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है, थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों को एक विशेष एफर्ट्स करने होंगे। तो आप लोग के आपस में कुछ मशवरा कर रहे हैं ताकि जनता की जो समस्याएं हैं आर्थिक स्तर पर, उनसे उनको निजात दिलाई जा सके? देखिए, ये तो अभी जो हालात हैं उसमें बार बार हम कह चुके हैं कि भारत सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, पूरे मुल्क की आम लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी तबकों के लोग, सभी पार्टियों के लोग मिलके कोरोना जंग में विजय प्राप्त करें। और जब ये भावना है तो अभी तो खाली अगर कोई हम सुझाव देते हैं, वो सुझाव कोई आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिए। वो भारत सरकार को लेना चाहिए कि हमें इससे फीडबैक मिल रहा है और हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्भाग्य से भारत सरकार कई बार उसको अन्यथा लेती है और उसके रिएक्शन आप देखते हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों के और कई लोगों के रिएक्शन आते रहते हैं। कई जो उनके कार्यकर्ता फिर उनको देखा देगी वो भी अपने सोशल मीडिया पर चलाते रहते हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। विपक्ष का काम है, उसका कर्तव्य है कि जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं। जो मिसेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कमी नहीं रख रही है। प्रधानमंत्री को पत्र लिख के ये कहा गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल आज भी है, पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम कर रही है और मैं समझता हूं कि उनको बाकायदा इस रूप में लेना चाहिए। अब इसके लिए अभी मैं कई बार कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी की वीसी में मैं कह चुका हूं, कई तरह की मांगे मैं रख चुका हूं, उनको मैं अभी वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपके पास लिखी हुई होगी पहले की मांगे, वही आप सोच लीजिए कि हमारा परसेप्शन यही बना हुआ है कि सरकार को जल्दी फैसला करना चाहिए, पैकेज देने चाहिए राज्यों को, जिससे कि वो एक तरफ तो कोरोना के लॉकआउट के वक्त में तकलीफ आ रही पब्लिक को उसका सामना कर सके और लॉकआउट खुलने के बाद में पैरों पे खड़े हो सके। और वो फाइनेंशियल पैकेज भारत सरकार को राज्यों को देना ही पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे और जल्दी घोषणाएं होगी, ये उम्मीद करके चलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। ANI से श्री राकेश जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। सर नमस्कार। सर नमस्कार भाई। मैंने देखा कि अभी रिसेंटली जो कोरोना के केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था जितनी ज्यादा जांच होगी उतने ज्यादा केस सामने निकल कर आएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमने मॉडिफाइड लॉकडाउन की भी बात करी है। अगर ऐसी स्थिति में अगर केस और ज्यादा बढ़ते हैं और ये दिशा की तरफ जाता है, तो क्या हमारे पास कोई प्लान बी भी है कि इससे हम लोग अपने आप को बचा सकें? देखिए, ये शुरू से ही सबको जानकारी है, पूरे विश्व में इस बात को लेकर बहस लगातार होती रही है। कोई मुल्क लॉकआउट करता है, कोई मुल्क लॉकआउट नहीं कर रहा है। कोई मुल्क ज़्यादा जोर दे रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पर, किसी मुल्क में ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हर देश का अपना अलग अलग अप्रोच है और हमारे देश के अंदर भी प्रदेशों में अलग अलग अप्रोच है। राजस्थान की अप्रोच सबको मालूम है किस प्रकार से। जो भीलवाड़ा की बात केंद्र सरकार के खुद की जो स्टडी थी स्वास्थ्य मंत्रालय की,
उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा मॉडल बनना चाहिए। किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, स्वतः ही जो भीलवाड़ा के अंदर हम लोगों ने कार्रवाई करी, किस प्रकार से अविलंब आइसोलेशन के लिए व्यवस्था की गई, क्वारंटाइन व्यवस्था की गई, कर्फ्यू लगाए गए, आवागमन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, 3000 टीमें बना करके स्क्रीनिंग की गई घर घर के अंदर, टेस्टिंग शुरू किए गए बड़ी संख्या के अंदर। उस वक्त तो लैब भी नहीं थी भीलवाड़ा के अंदर, अब तो 2 दिन पहले लैब लगी है। सारे टेस्ट जयपुर तक मंगाए गए, मरीज यहाँ भर्ती कराए गए, तो एक मॉडल अपना भी बन गया। कुछ रूप में आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भी आधार वही है हमारा। और ये मैंने बात इसलिए कही आपको क्योंकि संख्या बढ़ने की तो जो अलग अलग मैंने देशों की बात करी या राज्यों की बात करी वही है, जो राज्य जितना टेस्ट करवाएगा उतनी संख्या बढ़ेगी। अब हमने 57,290 टेस्ट करवाए, 57,290 टेस्ट करवाए और उसमें पॉजिटिव आए हैं 1535 आए सिर्फ। तो आप सोच सकते हो कि उसमें 205 ठीक हो चुके हैं और करीब 100 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है अस्पताल से। पर 57,290 टेस्ट करवाना बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, जबकि प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा अन्य राज्यों में है। कोरोना के मृत्यु के आंकड़े हों, चाहे वो अन्य प्रॉब्लम हो, ज़्यादा है अन्य राज्यों में। पर 57,000 से अधिक टेस्ट यहाँ करवाए क्योंकि हमारी ये अप्रोच थी, जितना ज़्यादा हम करवाएंगे टेस्ट करवाएंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव निकलेंगे। बजाय इसके कि वो पॉजिटिव को मालूम नहीं मैं पॉजिटिव हूँ और फिर और ज़्यादा पॉजिटिव बना रहा वो, जो कि आप देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर जो संख्या बढ़ रही है वो एक ही मॉलों की बढ़ रही है, एक ही मोहल्ले की बढ़ रही है, चाहे जयपुर या जोधपुर हो, एक एक इलाके की बढ़ रही है, एक एक फैमिली या उनके रिलेटिव्स की जो रिश्तेदार हैं उनकी बढ़ रही है। इस प्रकार की संख्या बड़ी बड़ी है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर ये मॉडल हमारा काम करेगा, जब ज़्यादा संख्या में हम करवाएंगे टेस्ट करवाएंगे, उसी से आइडेंटिफाई होगा, उसी से आइसोलेशन का काम होगा, क्वारंटाइन का काम होगा और उसी से ही हम लोग स्थिति में आएंगे उनको मरीज को ठीक करने की। ये अप्रोच ही सबसे अच्छी अप्रोच है। थैंक यू सर। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जी राजस्थान से शशि मोहन जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, स्कूलों में पोषाहार जाता है जो लंबे समय से रखा हुआ है। बीच में कुछ ऐसी योजना भी थी कि एपीएल को बांट दिया जाएगा, तकरीबन 1 महीने से ढंग से निकल नहीं पाया ये। क्या इसको सही समय पर निस्तारित करके बांटा जा सकता है एपीएल में? एक छोटा सा सवाल और है सर, ये रैपिड टेस्ट किट जो मंगवाए हैं वो उसमें से 99% मामलों में रिपोर्ट में नेगेटिव ही आ रही है, तो कहीं ये आशंका है कि कहीं ये काम के डुप्लीकेसी को तो नहीं बढ़ा रहा है? इसको लेकर के क्या मंथन चल रहा है? देखिए, एक तो ये जो पोषण वाला आपका सवाल है उसको तो हमने बहुत पहले ही अपने कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया कि उसको आप पोषण को काम लें, वहाँ से जरूरत नहीं, उसको भी लॉकडाउन है तो। और कहीं कहीं मान लो काम नहीं लिया गया होगा, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कुछ शिकायत आ रही हो, क्योंकि कलेक्टरों के ऊपर इतना बड़ा भार आ गया लॉकडाउन को कामयाब करने का, तो कहीं कहीं पे मान लो शिकायत रह गई होगी, उसको हम दूर करवाएंगे। हम चाहेंगे कि पोषाहार का पूरा उपयोग हो, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि रैपिड टेस्ट करवाने की बात, उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन से सरकार चलती है। आईसीएमआर किट बेचती है और सरकार सीधा भी खरीदती है। तो चाइना से किट आ रहे हैं, ये शिकायत कुछ मिली थी हम लोगों को। उसके लिए एसएमएस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, उन्होंने एक टीम बनाई है, रिसर्च कर रही है उसका, कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं और इनको मिलान कर रहे हैं, जो पॉजिटिव केस पहले के हैं और जो ठीक हो गए हैं, उसमें क्या फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिसर्च हो रही है और साथ में आईसीएमआर को लिखा गया है कि हमारा असेसमेंट इस प्रकार का है, तो इसको आप किस रूप में देखते हो। आईसीएमआर अथॉरिटी है कंट्री की, और वो जो
बताएंगे हम लोगों को, क्योंकि वो खुद भी खरीद रहे हैं चाइना से किट। कोई किट यहाँ आ रहे हैं, कोई किट वो खरीद रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद भी मैं कुछ आपको कहूँगा कि हम क्या अप्रोच आगे रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। शशि मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीडी न्यूज़ से विशाल बैरिस्टो जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे सवाल का आधा जवाब आपने पहले ही दे दिया है, लेकिन जैसे कि आपने कुछ कहा कि अभी बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। आप नया क्वेश्चन पूछ लो भैया, आपको छूट दे रहा हूं। आपको फ्रीडम में आप कुछ बात नया पूछ लीजिए, आप कोई पूछ लीजिए, मरिया ने पूछ लीजिए। पूरा जवाब आपको मिल चुका आपके सवाल का। सर मेरा दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि बात सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों की नहीं है, बल्कि माइग्रेटरी वर्कर्स की है। और माइग्रेटरी वर्कर्स में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि हम कैसे कब जाएंगे अपने घर में, जो राजस्थान में काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर आपने पहले ही बोल दिया। हाँ, वो तो मैंने बताया ना आपको, ये चिंता टॉप प्रायोरिटी की है। मजदूर जाने चाहिए, मजदूर आने चाहिए, ये मैंने पहले ही आपको कहा। और भारत सरकार को इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो ले रही वो ले रही है। और गलती भी कि उन्होंने अचानक ही लॉकडाउन कर दिया, रात को 8 बजे 12 बजे लॉकडाउन। अगर वो जैसे सिविल एविएशन के माध्यम से एयरक्राफ्ट का कहा गया था, हवाई सेवाएं आपकी 4-5 दिन बाद में बंद होगी, अनाउंस कर दिया था। वही अगर फॉर्मूला मोदी जी रखते हैं यहाँ पर, आज ये स्थिति नहीं बनती। और मेरा मानना ये है, अगर ये स्थिति नहीं बनती तो और ज़्यादा अच्छे ढंग से लॉकडाउन का जो अप्रोच है वो और ज़्यादा मजबूती से कामयाब होता देश के अंदर। पर क्योंकि पूरे देश के अंदर एक असंतोष पैदा हो गया, मजदूर सड़कों में बैठे हुए हैं, कैंपों में, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कितनी कर दो तो भी कमी रहती है। तो ये प्रॉब्लम पैदा हो गई जो पैदा नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्दी फैसला करेगी इसके ऊपर। आज मैंने बात की गृह मंत्री जी से सुबह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक टीम उन्होंने भेजी है यहाँ पर अधिकारियों की भी, उस टीम को भी चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब बात करेंगे उनसे भी। ये जो श्रमिकों की प्रॉब्लम उठाई है और गेहूं की बात उठाई हमारे साथियों ने, दोनों समस्याओं पर एक टीम आई है केंद्र से। 4 राज्यों में गई टीमें, उसमें राजस्थान भी एक है। हम चाहेंगे कि उस टीम के लोगों को बताएं कि बाकी सब तो ठीक चल रहा है, यहाँ पर जो लॉकडाउन के पैरामीटर्स है या जो अप्रोच है उसको हम पूरा फॉलो करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे ढंग से चल रही है। खाने पीने के एसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई ठीक चल रहा है। खाली तकलीफ 2 ही है, गेहूं और दूसरा श्रमिक। उसके ऊपर भी उस जो टीम आई है उसका ध्यान आकर्षित करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अगर मैसेज भेजेंगे वास्तविकता की फीलिंग यहाँ की क्या चल रही है, उसके ऊपर भारत सरकार कार्रवाई करेगी। और गृह मंत्री जी ने आज मुझसे वादा किया कि मैं आज मेरे अधिकारी से बात करके कल मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई न कोई जवाब कल आएगा मेरे पास। धन्यवाद। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा सर। भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा हुई और विदेशों में भी इसको काफ़ी सराहा गया, लेकिन राजस्थान के अंदर अपोजिशन ने रामगंज मॉडल का काफ़ी क्रिटिसाइज किया और सेंटर से एक मंत्रिमंडल की टीम भी आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नो कमेंट। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी को इस 8th राउंड ऑफ इस सार्थक चर्चा का आज हमने अच्छे से संपादित किया। आपने अभी तक सभी ने बराबर इसमें अच्छा सजगता से योगदान दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मीम न्यूज़ वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।